4 जनवरी 2012 को इंटरनेट पर एक बड़ा ही अजीबोगरीब मैसेज वायरल हुआ। इस मैसेज में लिखा था, हेलो, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स। टू फाइंड देम वी हैव डिवाइज्ड अ टेस्ट। देयर इज अ मैसेज हिडन इन दिस इमेज। फाइंड इट एंड इट विल लीड यू ऑन द रोड टू फाइंडिंग अस। वी लुक फॉरवर्ड टू मीट द फ्यू हु विल मेक इट ऑल द वे थ्रू। इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कि हमारे काम आ सकते हैं, और इस तलाश के लिए हमने एक टेस्ट को बनाया है। ये टेस्ट आपको इस इमेज में मिलेगा, और ये इमेज से जो क्लू आपको मिलेंगे वो आपको आगे के रास्ते पर हमारे और करीब लेकर आएंगे। हम उन लोगों से आगे मिलने की उम्मीद करते हैं जो कि इस टेस्ट को पूरा पार कर पाएंगे। जिन भी लोगों ने इस मैसेज को पढ़ा था उन्हें लगा कि ये किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिक्रूटिंग ऑपरेशन है, जैसे कि CIA, NSA, FBI, MI6। और कुछ लोगों का मानना था कि ये मैसेज इल्यूमिनाटी या फिर फ्रीमेसन्स का भी हो सकता था, क्योंकि वो भी शायद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नए लोगों को रिक्रूट करना चाहते थे। पर इसके बारे में ठीक से किसी को कुछ पता नहीं था। ये इंटरनेट पर छोड़ा हुआ एक ऐसा चैलेंज था जिसमें खुद को शामिल करने से बहुत कम लोग ही रोक पाए थे। ये चैलेंज देखते ही देखते वायरल हो गया था, और अलग अलग फील्ड्स में काम करने वाले कुछ सेलेक्टिव और बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स इस इमेज में छुपे मैसेज को ढूंढने में लग गए। और इस इमेज में जो कीड़े या पतंगे की फोटो आपको दिख रही है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, वो है सिकेडा, जो कि एक मॉथ होता है। और इसी वजह से इस पजल को या फिर कहें कि इस मिस्ट्री का नाम पड़ा सिकेडा 3301। चार जनवरी 2012 को इस पहेली का पहला पजल 4chan नाम की एक वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। जिन्हें नहीं पता कि 4chan क्या है, तो 4chan एक इमेज बोर्ड वेबसाइट है जिसे 2003 में क्रिस्टोफर पूल ने क्रिएट किया था। इस वेबसाइट पर आप ना तो रजिस्टर कर सकते हैं और ना ही लॉगिन, मगर आप इस पर एनोनिमसली यानी किसी के पता चले बिना कोई भी इमेज पोस्ट कर सकते हैं। इस पर आपको हर तरह की इमेजेस मिल जाएंगी, जैसे कि स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटीज, वेपन्स, मीम्स, कॉमिक्स, सब कुछ। पर यह वेबसाइट काफी लंबे समय से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ऑनलाइन हैरेसमेंट और एंटी सेमिटिज्म की वजह से भी काफी चर्चा में रही है। एनीवेज, 4chan पर हम कभी और बात करेंगे, पर अभी हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। ये पोस्ट एक इमेज की थी जिसके अंदर एक टेक्स्ट मैसेज था। लोगों ने कई तरह के टूल्स का यूज किया इस पोस्ट को स्कैन करने के लिए। उन्हें लगता था कि शायद इस इमेज में उन्हें कोई हिडन मैसेज मिल जाएगा। उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि कहीं इस इमेज के अंदर कोई सीक्रेट मैसेज या फिर कोई सीक्रेट इमेज तो नहीं, पर ऐसा नहीं था। ये बस एक प्लेन टेक्स्ट था। यूजर्स ने जब इस इमेज को टेक्स्ट एडिटर में ओपन किया तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि कहीं से भी सेंस बनाता हो। ये बस जिब्रिश था, रैंडम लेटर्स, कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक्स, सिंबल्स एटसेट्रा। पर जो भी सिंबल्स हमें रैंडम लगते हैं वो कंप्यूटर्स के लिए भी रैंडम हो ऐसा जरूरी नहीं है। कंप्यूटर्स के लिए ये लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स एक तरह का बाइनरी फॉर्मेट है, जो कि पिक्सल प्लेसमेंट, कलरिंग फॉर्मेट और मेटा डेटा भी हो सकता है। पर टेक्स्ट एडिटर में खोली गई इस इमेज में आखिर में कुछ था जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये था टाइबेरियस क्लैडिवियस सीजर, और इसके आगे कुछ रैंडम लेटर्स लिखे हुए थे। जो लोग समझदार थे वो समझ गए कि ये पूरा टेक्स्ट एक सीजर साइफर से एनकोड किया गया था। सीजर साइफर एक तरह की इनकोडिंग टेक्निक है जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक लेटर्स को एक फिक्स्ड पोजीशन में ऊपर या नीचे शिफ्ट करके कोड को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, सीजर साइफर में अगर हम 3 शिफ्ट वैल्यूज लें तो एक डी की जगह हो सकता है डी जी की जगह, और इसी तरह बाकी लेटर्स भी। जितना कॉम्प्लिकेटेड कोड होगा उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसका सोल्यूशन। एंड ट्रस्ट मी, सीजर साइफर को मैनुअली क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। हाँ,
कुछ मॉडर्न टूल्स की मदद से ये सब अब पहले से काफी इजी हो गया है। जब यूजर्स ने 4 वैल्यूज लेकर इस टेक्स्ट को ब्रेक किया तो उन्हें रिजल्ट में एक यूआरएल मिला। ये यूआरएल एक और इमेज वेबसाइट का था जिस पर यूजर्स को कई इमेजेस मिली। इन इमेजेस में लिखा है, ये बस एक धोखा है, लगता है आप में से कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर पाएगा। ये एक ब्रिक वॉल थी। यूजर्स ने इस इमेज को भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन किया पर उन्हें कुछ नहीं मिला। पर कुछ यूजर्स ने इस डिकॉय इमेज में छुपे हिंट्स को पकड़ लिया। ये हिंट्स थे 2 शब्द, गेस और आउट। अगर आप गेस और आउट को उल्टा पढ़ें तो आपको मिलता है एक और एप्लीकेशन जिसका नाम है आउटगेस। आउटगेस एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि स्टेनोग्राफी के प्रिंसिपल पर काम करती है। इस ऐप के थ्रू आप किसी भी इमेज में छुपे हिडन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप किसी इमेज में मैसेज को छुपा सकते हैं और उसे डिकोड भी कर सकते हैं। जिस तरह डेटा एन्क्रिप्शन में डेटा को स्क्रैम्बल कर दिया जाता है जिससे कोई उसे आसानी से रीड न कर सके, स्टेनोग्राफी भी ऐसा ही करती है पर बिना किसी टेक्स्ट का यूज करे। ये किसी भी डिजिटल इमेज की कलर वैल्यूज को चेंज करके उन्हें इमेज पिक्सेल्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती है कि यूजर इसे टेक्स्ट के फॉर्म में डिकोड कर सकता है। इस ऐप को आप भी अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। एनीवेज, हम वापस टॉपिक पर आते हैं। आउटगेस ऐप ने यूजर्स को एक स्पेसिफिक रेडिट पेज का क्लू दिया। वो क्लू था बुक साइफर। बुक साइफर भी एक तरह का कोड है जिसे किसी भी स्पेसिफिक बुक के बिना क्रैक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बुक साइफर के कीज हमेशा ही किसी स्पेसिफिक बुक या फिर आर्टिकल्स में छुपे होते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि कोई वर्ड एप्पल किसी बुक के किस पेज नंबर, किस सेंटेंस नंबर और उस सेंटेंस में किस नंबर पर आता है, तो आप भी इन वैल्यूज को अपने कोड में यूज कर सकते हैं। ये एक तरह के कोऑर्डिनेट्स के जैसे काम करते हैं। 1891 में बील पेपर्स ने इसी तरह के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके 43 मिलियन US$ के खजाने का क्लू दिया था। ये 2 टेक्स्ट थे जिसमें से एक का क्लू लोगों ने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ढूंढ लिया था और दूसरा उसे आज तक कोई भी क्रैक नहीं कर पाया। पर सिकेडा के क्रिएटर्स ने यूजर्स को जस्ट इनफ क्लूज दिए थे जिससे वो मुश्किल से ही सही कोड्स को ब्रेक कर सकें। पर जिन यूजर्स को अभी तक लग रहा था कि वो सिकेडा का पजल सुलझाने के करीब आ गए हैं, उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने अभी बस पहला कदम ही रखा था। एनीवेज, जब यूजर्स उस क्लू से रेडिट के उस पेज पर पहुंचे तो उस पर सारी पोस्ट पर इनक्रिप्टेड टाइटल्स थे और उस पेज के ठीक ऊपर हेडर पर कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। उस पेज पर कुछ टेक्स्ट और 2 इमेजेस भी थीं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब इस वेलकम वाली इमेज को आउटगेस से क्रैक किया गया तो ये टेक्स्ट निकलकर सामने आया, #SHA1 From here on we will cryptographically sign all messages with this key. It is available on MIT key servers. Key ID 7A35090F. As posted in A2E7 J6IC 78H0J. Patience is a virtue. Good luck 3301. इस टेक्स्ट का मतलब है कि यहां से हम आगे सारे मैसेजेस को एक क्रिप्टोग्राफिक की से सिग्नेचर करेंगे और इन सारी कीज के जो सिग्नेचर्स हैं वो MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर अवेलेबल हैं। इसके बाद उन्होंने एक की ID दी। इस टेक्स्ट मैसेज के नीचे फिर से कुछ रैंडम कैरेक्टर्स थे। जो भी लोग इस पजल को फॉलो कर रहे थे उनके लिए ये क्लू इंपॉर्टेंट था। पर अब सिकेडा का ये पजल काफी पॉपुलर हो चुका था और इंटरनेट पर कई लोग सिकेडा का क्रिएटर होने की बात क्लेम कर रहे थे। पर ये मैसेज और इस तरह के बाकी मैसेजेस PGP इंक्रिप्शन से इनकोडेड थे। PGP का मतलब होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। ये एक तरह का इंक्रिप्शन सिस्टम है जिसके थ्रू आप ईमेल्स और मैसेजेस को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसमें 2 कीज होती हैं जिनमें से एक सेंडर के पास और दूसरी रिसीवर के पास होती है। वेलकम इमेज के ठीक नीचे वाली ये इमेज एक स्टीरियोग्राम है जो कि एक 3D इमेज का इल्यूजन देती है, पर असल में ये एक नॉर्मल 2D इमेज ही होती है।
इस इमेज को आउटगेस पर डिकोड करने के बाद जो टेक्स्ट मैसेज सामने आया वो था ये: द की हैज ऑलवेज बीन राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज. दिस इजंट द क्वेस्ट फॉर अ होली ग्रेल. स्टॉप मेकिंग इट डिफिकल्ट देन इट रियली इज. इसका मतलब है कि इस पजल की चाबी हमेशा से आपकी आंखों के सामने ही थी. ये कोई होली ग्रेल के पीछे का क्वेस्ट नहीं है, इसीलिए इसे जरूरत से ज्यादा डिफिकल्ट बनाना बंद करो. गुड लक 3301. पर यूजर्स के सामने अब एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि सब रेडिट पर मिले इनक्रिप्टेड पोस्ट पर वो कौन सा डिक्रिप्शन मेथड फॉलो करें. ढेर सारी माथापच्ची करने के बाद कुछ यूजर्स को समझ में आया कि इस पजल का असल राज छुपा था इन अजीब से दिखने वाले सिंबल्स में. ये सिंबल्स असल में मायन सभ्यता द्वारा यूज किए जाने वाले नंबर्स हैं और इस सब रेडिट की सारी पोस्ट पर एक और नए विजनेयर साइफर से इनकोड की गए थे. अब मैं विजनेयर साइफर्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब मेरे लिए भी बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो रहा है, पर मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ये भी सीजर साइफर की तरह एक लेटर शिफ्टिंग साइफर है. ये कोड बाकी कोड से काफी डिफिकल्ट था और इसे क्रैक करने के लिए यूजर्स को कंप्यूटर्स की मदद लेनी पड़ी और इन्हें इस कोड की की मिली थॉमस बुलफिंच की बुक बुलफिंचेस माइथोलॉजी में. ये बुक किंग आर्थर के कारनामों के ऊपर लिखी गई है और इसमें नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी दी गई है. पर इस बुक का मेन थीम है किंग आर्थर और होली ग्रेल. यानी विजनेयर साइफर से होते हुए यूजर्स फिर से एक बुक साइफर पर आ गए थे. पर अब की बार इस बुक साइफर को डिकोड करने पर उन्हें ना तो कोई टेक्स्ट मिला, ना ही कोई इमेज और ना ही कोई वेब पेज. इस बार उन्हें मिला एक फोन नंबर. अब तक सिकेडा 3301 के इस चैलेंज से कई चैलेंजर्स हार मान चुके थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिकेडा 3301 बस एक इंटरनेट ट्रोल है जो कि यूजर्स को बहकाकर उनका टाइम वेस्ट कर रहा है. पर इसके पीछे जो भी था उसने इन पजल्स को डिजाइन करने में बहुत टाइम और एफर्ट लगाया था. यह सिर्फ ट्रोलिंग तो नहीं हो सकती थी क्योंकि क्रिप्टोग्राफी की इतनी एडवांस नॉलेज हर किसी के पास नहीं होती. यूजर्स ने जो मैसेज इस बुक से डिराइव किया था उसमें लिखा था: कॉल अस एट टेलीफोन नंबर 2143909608. ये नंबर टेक्सास में ऑस्टिन की एक जगह का था. यूजर्स को लगा कि वो उस इंसान तक पहुंच गए हैं जिसने ये पजल डिजाइन किया है. इस नंबर पर फोन करने पर उन्हें एक वॉइस मैसेज मिला: वेरी गुड, यू हैव डन वेल. देयर आर 3 प्राइम नंबर्स एसोसिएटेड विद द ओरिजिनल फाइनल JPEG image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers and add a .com in front of it to find the next step. Good luck, goodbye. इसका मतलब है बहुत अच्छे, आपने अभी तक बहुत बढ़िया काम किया है. जो पहली फाइनल JPEG इमेज है उसमें 3 प्राइम नंबर्स एसोसिएटेड हैं और 3301 उनमें से एक है. आपको बाकी के 2 प्राइम नंबर्स को ढूंढना है और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आए उसके आगे एक .com लगाकर उस URL को अपने ब्राउजर में एंटर करना है. गुड लक एंड गुड बाय. ये एक और क्लू था जो यूजर्स को वापस सबसे पहले वाली इमेज पर ले गया और वो इस इमेज में 2 प्राइम नंबर्स को ढूंढने की कोशिश करने लगे. लेकिन उनकी ये कोशिशें बेकार गईं क्योंकि इस इमेज को आउटगेस में डालने पर उन्हें कुछ नहीं मिला. फोटोशॉप में भी इस इमेज को स्कैन करने पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला. उन्होंने सारे क्रिप्टोग्राफी मेथड्स ट्राई करके देख लिए पर कुछ भी कॉन्क्रीट उनके हाथ नहीं लग पाया. इस इमेज में ऐसा कुछ था जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था. उनका वो सुराग उनकी आंखों के सामने ही था. ये इमेज जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक स्क्वायर है, पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी स्क्वायर की चारों साइड्स एकदम बराबर होती हैं, पर इस इमेज के साथ ऐसा नहीं था. इस इमेज का साइज था 503 पिक्सेल्स बाई 509 पिक्सेल्स. ये दोनों वैल्यूज प्राइम नंबर्स हैं. अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 509 मल्टीप्लाइड बाई 503 मल्टीप्लाइड बाई 3301. दिस इक्वल्स टू 845145127.
अब उस वॉइस मैसेज के हिसाब से इस नंबर के आगे .com ऐड करने पर आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, और जब यूजर्स ने इस आईपी एड्रेस को ब्राउजर में डालकर देखा तो वो एक वेबसाइट पर पहुंचे जिस पर एक काउंटडाउन चल रहा था। ये काउंटडाउन जैसे ही खत्म हुआ, यूजर्स को कोऑर्डिनेट्स की एक लिस्ट मिली। उन्हें इन कोऑर्डिनेट्स पर जाने और सिकाडा की इस इमेज को ढूंढने के लिए कहा गया था। पर इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये कोऑर्डिनेट्स दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर 14 लोकेशंस पर थे। अब तक जो पजल सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद था, अब असल दुनिया में आ चुका था और यूजर्स को उसे सुलझाने के लिए लगभग पूरी दुनिया घूमनी थी। इससे यूजर्स को यह भी समझ आ गया था कि सिकाडा 3301 शायद एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी, या फिर यह कुछ बहुत ही अमीर लोगों का एक ग्रुप था जिनके पास इतने रिसोर्सेज थे कि ये दुनिया की अलग अलग जगहों पर इतने क्लूज छोड़ सकते थे। और इस पजल को सुलझाने के लिए यूजर्स के पास सिर्फ एक लैपटॉप और कमिटमेंट ही नहीं बल्कि पैसों और वक्त दोनों ही होने चाहिए थे। हर कोऑर्डिनेट पर यूजर्स को एक क्यूआर कोड मिलता जिसे स्कैन करने पर उन्हें एक और जेपेग इमेज का क्लू मिलता, और उन इमेजेस को आउटगेस में स्कैन करने पर उन्हें एक और सीक्रेट टेक्स्ट मिलता। पर यूजर्स को जो टेक्स्ट अब मिल रहे थे उनमें एक वार्निंग भी थी। ये वार्निंग थी, यू हैव शेयर्ड टू मच टू दिस पॉइंट, वी वांट द बेस्ट नॉट द फॉलोअर्स, thus द फर्स्ट फ्यू विल रिसीव द प्राइज। इसका मतलब है कि आपने अभी तक एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है। हमें सबसे बेस्ट लोग चाहिए, ऐसे नहीं जो कि किसी को फॉलो करते हों। इसीलिए सिर्फ पहले आने वाले कुछ चुनिंदा लोगों को ही इनाम मिलेगा। गुड लक 3301। इस वार्निंग का सीधा सीधा इशारा था कि यूजर्स को आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने और एक दूसरे की मदद करने से रोकना, क्योंकि अगर कोई भी यूजर सिकाडा लोकेशन के पास नहीं रहता था तो उसके पास इंटरनेट पर किसी की हेल्प लेने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। इस वार्निंग का एक और मतलब था कि 3301 सारे चैलेंजर्स पर नजर भी रख रहे थे, और वो सिर्फ उन्हीं को चुनने वाले थे जो कि अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते। और इस पजल के जो आखिरी क्लू था उसे यूजर्स ने एक बुक में ढूंढ लिया। ये बुक थी द पोएम ऑफ अग्रिपा, द बुक ऑफ द डेड। ये बुक एक पॉपुलर साइबरपंक नॉवेलिस्ट विलियम गिब्सन ने लिखी थी। इस बुक के कोड्स को सॉल्व करने के बाद यूजर्स को एक और यूआरएल मिला, पर यह वाला यूआरएल नॉर्मल नहीं था क्योंकि इसके आगे अनियन एक्सटेंशन लगा हुआ था। अनियन एक्सटेंशन का एक और बड़ा सीधा सा मीनिंग है और वो था सीक्रेसी, क्योंकि अनियन राउटिंग डेटा को इतनी बार और इतनी अलग अलग तरह से इनक्रिप्ट करता है कि उसे एक्सेस करना और रीड करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अनियन एक्सटेंशन को आप किसी भी नॉर्मल ब्राउजर जैसे कि क्रोम या फिर फायरफॉक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। ये यूआरएल्स सिर्फ अनियन या फिर टॉर ब्राउजर में ही खुल सकते हैं क्योंकि ये डार्क वेब में खुलते हैं। और मैं जानता हूं कि डार्क वेब सुनकर आपके मन में क्या घूम रहा होगा। लेट मी क्लियर योर डाउट्स फर्स्ट। इंटरनेट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो वो ओपन इंटरनेट है जिस पर हम सर्फिंग करते हैं, नॉर्मल सर्चेस करते हैं, तरह तरह का डेटा ढूंढते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस और ईमेल्स भेजते हैं। दूसरा इंटरनेट का हिस्सा है डीप वेब, जिस पर गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स, प्राइवेट कंपनीज की इंफॉर्मेशन, उनके अपने डेटाज और इस तरह की बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका पब्लिक के लिए कोई यूज़ नहीं है, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट्स या बिजनेसेस पब्लिक से दूर रखना चाहते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं क्लाउड पे या अपने प्राइवेट सर्वर्स पे, और ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर लिस्टेड नहीं होती है। और तीसरा और सबसे जो सस्पिशियस या फिर कहें कि जिससे लोगों को डर लगता है, वो सेगमेंट जो इंटरनेट का है उसे बोलते हैं डार्क वेब। यहाँ पर आप कंप्लीटली एनोनिमिटी मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आपकी आइडेंटिटी, आपके आईपी एड्रेस, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अनलेस वो खुद एक बहुत एक्सपीरियंस्ड हैकर हो तब, या फिर कोई स्पेसिफिक बंदा आपको ट्रैक करने पे आ जाए तभी। और डार्क वेब को सबसे ज़्यादा प्राइवेट माना जाता है, और दैट इज़ द रीज़न
कि डार्क वेब पे कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ड्रग्स का ट्रेड, सेक्स ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, वेपन्स ट्रेड, इलीगल ब्लूप्रिंट्स को शेयर करना, वेपन्स का प्रोहिबिटेड वेपन्स को शेयर करना, उनको खरीदना बेचना, असैसिन्स हायर करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करवाना, गवर्नमेंट के जो सीक्रेट्स हैं उनको शेयर करना, या फिर एस्पियोनाज और साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ को करना। इस तरह की एक्टिविटीज़ डार्क वेब पे की जाती हैं एंड दैट इज़ वाई मेजॉरिटी ऑफ टेक एक्सपर्ट्स हमेशा नॉर्मल लोगों को डार्क वेब से दूर रहने की सलाह देते हैं। ना तो इस पर जाना इलीगल है, ना इसे यूज़ करना इलीगल है, क्योंकि ये इंटरनेट का ही एक पार्ट है। बट आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस इंडिविजुअल से चैट कर रहे हैं या आप किस वेबसाइट पर हैं। वो वेबसाइट किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है और आप जाने अनजाने किसी भी तरह के इलीगल, इमोरल, इनह्यूमन एक्टिविटी में खुद को फंसा हुआ पा सकते हैं। दैट्स वाई आई विल ऑल्सो एडवाइज कि आप टॉर ब्राउज़र, अनियन ब्राउज़र और डार्क वेब से जितना हो सके उतना दूर रहें। खैर, यूज़र्स जिन्हें ये एक्सटेंशन मिला था, जब उन्होंने इसे टॉर ब्राउज़र में खोला तो उन्हें ये मैसेज मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप एक नया ईमेल एड्रेस एक पब्लिकली अवेलेबल वेब बेस्ड सर्विस पर क्रिएट करिए। पर यह ईमेल एड्रेस आपको एक टॉर ब्राउज़र के थ्रू ही क्रिएट करना होगा, जिससे आपको कोई ट्रैक ना कर सके। और इस ईमेल एड्रेस को आप नीचे बने बॉक्स में एंटर कर दीजिए। हम आपको कुछ दिनों में एक ईमेल भेजेंगे जिसमें आपको एक नंबर मिलेगा। जब आपको ये नंबर मिल जाए, आप इस वेबसाइट पर दोबारा आइए और वेबसाइट एड्रेस के आगे स्लैश लगाकर उस नंबर को डालकर एंटर कर दीजिए। इस पूरे पजल में ये शायद पहली बार था जब सिकेडा ने सीधे सीधे पजल सॉल्वर से कम्युनिकेट किया था। इस आखिरी स्टेप को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाए थे, पर जिन्होंने ये स्टेप सक्सेसफुली क्रॉस किया था उन्हें कुछ दिनों बाद एक ईमेल मिला। इस ईमेल में लिखा था कि ये मैसेज सिर्फ एक बार ही डिस्प्ले होगा। ये आगे लिखा मैसेज RSA से इनक्रिप्ट किया गया है। ये मैसेज एक नंबर है, इसे ब्रेक करिए, नंबर निकालिए और वापस टॉर URL पर यह नंबर एंटर करिए। यहां तक पहुंचे सारे यूजर्स को एक यूनिक मैसेज दिया गया है जिसमें एक यूनिक की है। आप लोग एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। अगर आपने ये मैसेज या फिर इसकी की किसी के भी साथ शेयर की तो आपको अगले स्टेप का कोई क्लू नहीं मिलेगा। गुड लक 3301। अब तक सिकेडा के क्रिएटर्स के पास सारे चैलेंजर्स की पूरी इंफॉर्मेशन थी और वो ये भी ट्रैक कर रहे थे कि कौन से यूजर्स एक दूसरे की हेल्प ले रहे थे। जिन यूजर्स ने ये इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर की थी उन्हें इस पजल से तुरंत ही बाहर कर दिया गया। उन्हें ये मैसेज मिला था, हेलो, यू हैव शेयर्ड योर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, you are now removed from this altogether. Even if you crack the key you have been given, it doesn't matter, because you have demonstrated that you cannot be trusted to follow simple instructions anyway. Thank you for your participation to this point. Goodbye. इसका मतलब है आपने आपको भेजी गई इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर किया है और आपको अब इस पजल से रिमूव किया जाता है। अगर आपने इस की को क्रैक भी कर लिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ये दिखा दिया है कि आपको सीधे साधे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के साथ भी भरोसे के लायक नहीं समझा जाता। अब तक के आपके पार्टिसिपेशन के लिए आपका धन्यवाद। गुड बाय। पर जिन लोगों ने अपने दम पर यह पजल सॉल्व किया था उन्हें ये टेक्स्ट मिला, दिस सॉन्ग इज योर ओन पाथ, अनदर स्टेप ऑन द रोड टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, फॉलो इट एंड शेयर नॉट। ये गाना आपके लिए आपका रास्ता है और ये आपको एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की तरफ लेके जाएगा। इसे फॉलो करिए मगर इसे शेयर मत करिएगा। और इसके बाद इस गाने की कुछ लाइनें हैं जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आखिर में लिखा था गुड लक 3301। इस मैसेज के साथ एक म्यूजिक फाइल इनकोडेड थी जिसमें 2 MIDI यानी MIDI म्यूजिक फाइल्स थीं। हमारे पुराने नोकिया फोन्स में रिंगटोन्स इसी फॉर्मेट में होती थीं। अब यूजर्स को इन मिडी फाइल्स को डिकोड करके इनसे सही मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना था। इस म्यूजिक को एक क्रिप्टोग्राम में डिकोड करने के बाद ये मैसेज सामने आया, वेरी गुड,
You have proven to be the most dedicated to come this far to attain enlightenment. Create a GPG key for your email address and upload it to the MIT key servers. Then encrypt the following word list using the Cicada 3301 public key. Sign it with your own key. Send the ASCII armored ciphertext to the Gmail address from which you have received your numbers. Your words are. इसका मतलब है कि आपका समर्पण अभी तक बहुत ही फ्रूटफुल पाया गया है और आप अपने ज्ञान प्राप्त करने के इस रास्ते पर काफी आगे आ गए हैं। अब आपको एक जीपीजी क्रिएट करनी है अपने ईमेल एड्रेस के लिए और उसे MIT की सर्वर्स पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको दिए गए इन शब्दों की लिस्ट को Cicada 3301 पब्लिक की से डिकोड करना है और उसके बाद जो भी रिजल्ट आपको मिलता है उसे ASCII आर्मर्ड साइफर टेक्स्ट के साथ उस जीमेल एड्रेस पर भेज देना है जहां से आपको ये नंबर्स मिले थे। ये सारे रैंडम वर्ड्स हैं अगर आप इन्हें यूं ही देखें तो। ये वर्ड्स जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये एक यूजर्स के द्वारा शेयर किए गए हैं, पर हर यूजर को अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन भेजे गए थे। इन शब्दों को डिक्रिप्ट करने के बाद इन्हें वापस उसी जीमेल एड्रेस पर भेजा जाना था। जिन यूजर्स ने ऐसा किया उन्हें क्या मैसेज मिला इसके बारे में किसी को नहीं पता, पर लगभग 1 महीने बाद सब रेडिट की वो इमेज बदल गई। इस बार की इमेज में ये मैसेज था, हेलो, वी हैव नाउ फाउंड द इंडिविजुअल्स वी सॉट, thus our month-long journey ends. For now, thank you for your dedication and effort. If you were unable to complete the test or did not receive an email, do not despair. There will be more opportunities like this one. Thank you all. 3301. इसका मतलब है हेलो, हम जिन लोगों को ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गए, इसीलिए हमारा 1 महीने का यह सफर अब खत्म होता है। अभी के लिए जिन भी लोगों ने इस पजल में पार्टिसिपेट किया था उनके डेडिकेशन और एफर्ट के लिए उन सब का धन्यवाद। जो भी इस पजल को कंप्लीट नहीं कर पाए या फिर जिन्हें कोई ईमेल नहीं मिला उन्हें हताश नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह के और मौके मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3301। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद Cicada 3301 नाम के इस ग्रुप को शायद जिन हाईली इंटेलिजेंट लोगों की तलाश थी वो उन्हें मिल गए थे। उन्होंने इंटरनेट पर मैसेजेस पोस्ट करना बंद कर दिया था और यूजर्स इसके बारे में भूल भी गए थे, पर अपने पहले पजल को पोस्ट करने के ठीक 1 साल और 1 दिन बाद Cicada 3301 लौट आया। 5 जनवरी 2013 को 4chan पर एक और इमेज पोस्ट की गई। इसमें लिखा था, हेलो अगेन, आवर सर्च फॉर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स नाउ कंटिन्यूज। द फर्स्ट क्लू इज हिडन विद इन दिस इमेज। Find it and it will lead you on the road to finding us. We look forward to meeting the few that will make it all the way through. Good luck 3301. इसका मतलब है कुछ इंटेलिजेंट लोगों की हमारी खोज दोबारा शुरू होती है। आपको पहला क्लू इसी इमेज के अंदर छुपा हुआ मिल जाएगा। इसे ढूंढिए और ये आपको हम तक पहुंचा देगा। हम उन बाकी लोगों का वेट करेंगे जो कि इस पजल को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। इस बार फिर से वही बुक क्लूज और साइफर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि इस बार एक लार्ज फाइल पर आकर रुकता है। ये फाइल काफी बड़ी थी। ये फाइल दरअसल एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये सिलसिला वापस शुरू हुआ। कई पजल्स और कोड्स को ब्रेक करने के बाद यूजर्स को फिर से दुनिया में अलग अलग लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स मिले, जहां उन्हें Cicada की इमेज के साथ QR कोड्स की जगह फोन नंबर्स मिले। इस बार जब यूजर्स डार्क वेब पर पहुंचे तो उन्हें 19 क्वेश्चंस का एक टेस्ट मिला। इसमें कुछ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स थे, कुछ फिलॉसफी के और कुछ लॉजिकल। ये टेस्ट काफी मुश्किल था और बहुत कम लोग ही इसे क्लियर कर पाए थे, पर जिन्होंने इस टेस्ट को क्रैक किया उन्हें एक ईमेल मिला जिसमें एक मैसेज था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके टेस्ट यानी आपकी परीक्षा अब खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आपने अभी तक कुछ हफ्तों की जो छुट्टी आपको मिली थी उसका आपने मजा लिया होगा, मगर आप इसके बाद बहुत बिजी हो जाएंगे अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं। आप सबको लग रहा होगा कि हम कौन हैं और क्या करते हैं, और इसीलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। हम एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप हैं। हमारा कोई नाम नहीं है।
हम एक साथ काम करते हैं अपने कुछ कॉमन बिलीव्स यानी विश्वास के लिए। वो ये है कि हर तरह का अत्याचार और ऑपरेशन बंद होना चाहिए। हमारा मानना है कि किसी भी तरह की सेंसरशिप गलत है और हर इंसान को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का पूरा हक है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हैं और ना ही हमारे कोई और मेंबर्स। अगर आप किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आपको हमारी मेंबरशिप अभी खत्म कर देनी चाहिए। हम आपसे इसके बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे, मगर अगर आपने हमसे झूठ बोला तो हमें पता चल जाएगा। हम एक थिंक टैंक की तरह हैं और हमारा लक्ष्य है रिसर्च करना और ऐसी टेक्निक्स को डेवलप करना जो हमारे आइडियाज को पूरा करने में हमारी मदद करें, जो कि है आज़ादी, अपनी निजता और हमारी सबकी सुरक्षा। अगर आप हमारी मेंबरशिप को एक्सेप्ट करते हैं तो हम आपको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर काम करने देने के लिए बहुत खुश होंगे। सिकाडा अब तक इंटरनेट और रियल वर्ल्ड दोनों में ही काफी पॉपुलर हो चुका था और लोग इसे अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ रहे थे। कोई इन्हें टेररिस्ट बता रहा था तो कोई हैकर। इंटरनेट यूजर्स अगले साल 6 जनवरी को सिकाडा के वापस आने का इंतजार कर रहे थे और सिकाडा ने उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। 2014 में सिकाडा के ट्विटर अकाउंट ने एक और इमेज का लिंक ट्वीट किया। इस इमेज का मैसेज था, हेलो, एपिफेनी इज अपॉन यू, योर पिलग्रिमेज हैज बिगन, एनलाइटनमेंट अवेट्स। इसका मतलब है, हेलो, आपके ऊपर भगवान या फिर एक दैवीय ताकत का हाथ है। आपकी तीर्थ यात्रा अब शुरू होती है और ज्ञान आपका इंतजार कर रहा है। ये इमेजेस, टेक्स्ट और ऐसे ही कई पजल्स का एक नया सिलसिला था। इस बार सिकाडा का फोकस था एक सिंगल बुक जिसका नाम था लीबर प्राइमस। इस बुक से चैलेंजर्स को कई और क्लूज मिले, पर इस बार सिकाडा ने यूजर्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहां तक कि इस बात को पूरा 1 साल बीत जाने पर भी सिकाडा की तरफ से इंटरनेट यूजर्स को कोई मैसेज नहीं मिला। पर जनवरी 2016 में सिकाडा ने एक और इमेज का लिंक ट्वीट किया। ये इमेज भी ऑथेंटिक थी और इसमें लिखा था, हेलो, द पाथ इज एम्प्टी, एपिफेनी सीक्स द डिवोटेड, लीबर प्राइमस इज द वे, इट्स वर्ड्स आर द मैप, देयर मीनिंग इज द एंड, एंड देयर नंबर्स आर द डायरेक्शन, सीक एंड यू विल बी फाउंड, गुड लक 3301। इसका मतलब है, हेलो, आगे का रास्ता खाली है। यह दैवीय ताकत समर्पित लोगों को ढूंढ रही है। लीबर प्राइमस ही आगे का रास्ता है। इसके शब्द आपके लिए नक्शे के जैसे हैं। उनका मतलब आपके लिए रास्ता है और उनके नंबर्स आपके लिए दिशा है। इन्हें ढूंढिए और आपको ढूंढ लिया जाएगा। गुड लक 3301। पर इस मैसेज में एक और बात भी लिखी थी, बिवेयर फॉल्स पाथ्स, मतलब गलत रास्ते पे जाने से सावधान। इसके बाद सिकाडा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। इस मैसेज के बाद एक और साल बीता और 2017 आ गया। एक इंटरनेट यूजर को गूगल के कैश्ड पेजेस में सिकाडा का एक और मैसेज मिला जिसे लोगों ने इग्नोर कर दिया था। यह मैसेज था, बिवेयर फॉल्स पाथ्स, ऑलवेज वेरीफाई PGP 3301। यानी कि फिर से वही मैसेज कि गलत रास्ते पर जाने से सावधान और प्रीटी गुड प्राइवेसी को जरूर वेरीफाई करें। इस इमेज को पोस्ट किए हुए 6 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, पर सिकाडा की तरफ से कोई नया मैसेज नहीं आया। 2012 से 2017 तक सिकाडा ने इंटरनेट को 3 क्वेस्ट दिए, जिसमें से 2 सॉल्व हो चुके थे, सिवाय तीसरे क्वेस्ट के। पर जिन भी लोगों ने पहले 2 क्वेस्ट सॉल्व किए थे, उन्होंने कुछ बताया था। उनके मुताबिक सिकाडा 3301 को कुछ खास लोगों की तलाश थी। ऐसे लोग जिन्हें इंक्रिप्शन टूल्स, एडवांस्ड कंप्यूटर स्किल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग, न्यूमेरोलॉजी और एंशिएंट लिटरेचर और कोड्स की सॉलिड नॉलेज थी। पर सिकाडा क्या था, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इनके बारे में सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये कोई सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें अपने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत थी। वो लोग जो आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलते। वो लोग जिन्हें अपने काम से प्यार नहीं है, बल्कि जुनून की हद तक प्यार है।
NSA, CIA, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी कई बार पजल्स और इंक्रिप्शंस के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, पर सिकाडा के सबसे पहले विनर्स में से एक ने बताया कि सिकाडा इनमें से कोई भी नहीं था। 2013 में अपना फाइनल पजल सॉल्व करने के बाद इस यूजर को एक ईमेल मिला, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड के साथ। ये एड्रेस भी डार्क वेब का था। उस यूजर ने बताया कि सिकाडा का गोल दरअसल एक ओपन सोर्स क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर डेवलप करने का था, जिससे लोगों की इंटरनेट प्राइवेसी मेंटेन रहे। वो चाहते थे कि लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करें और अपनी इंटरनेट एक्टिविटीज को प्राइवेट रखें। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे और अपने सारे सिटीजन्स को स्पाई करते हैं। ज्यादातर केसेस में इस स्पाइंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, और इस स्पाइंग का जो मकसद होता है वो यूजुअली काफ़ी अच्छा होता है और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। पर हमने कई बार ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें US, रशिया, टर्की, नॉर्थ कोरिया और चाइना ऐसे देशों में उन्होंने अपने सिटीजन्स पर स्पाइंग की और वो अपने ही लोगों की मौत का कारण बने। और इन सब में सबसे पॉपुलर केस है एडवर्ड स्नोडेन का, जिसके बारे में हम आने वाले किसी अगले एपिसोड में बात करेंगे। उनका कसूर बस इतना था कि वो एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहते थे और उन्होंने इंसानियत और ह्यूमन राइट्स को लेकर एक स्टैंड लिया था, पर उनके साथ ठीक नहीं हुआ। एनीवेज, दैट इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ हमें और इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट करिए, और कमेंट सेक्शन में रैंडम टॉपिक्स, छुपा काबरा, ये सब लिखना बंद करिए। कुछ अच्छे मीनिंगफुल टॉपिक्स लाइए जिनमें हमारे पास रिसर्च करने के लिए अच्छा सॉलिड मीट हो, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में लोगों को कम पता हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव फन।